back to your own channel. तो प्रीवियसली हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर। उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो हमने चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया, जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन को हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ अ मैटर, यानी किसी भी अननोन सैंपल को सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करना और उस सैंपल को क्वांटिफाई करने की जो टेक्निक है, दैट ऑल द टेक्निक्स आर कॉल्ड एज एनालिटिकल टेक्निक्स, और दीज टेक्निक्स आर स्टडीड अंडर एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमने देखा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो कोरिलेशन है विद द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेस, वो सारा कुछ हमने देखा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का हमारा कहाँ कहाँ कोरिलेशन मिलता है, किन किन ब्रांचेस से कोरिलेट करती है। तो डिफरेंट टाइप की साइंसेस में हमारी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसका एप्लीकेशन पाया गया था। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं, उसके अलावा हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द मैटर, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखी थी, कुछ एसआई यूनिट्स हमने देखे थे, मोल को डिफाइन किया था हमने, कुछ क्लासिफिकेशंस देखे थे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेपरेशन के लिए कौन सी टेक्निक्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स क्या होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। वो बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन हमने एक लिया था। उसके आगे हम जो है पहला जो उसमें डेफिनेशन में आता है एनालिटिकल के, वो है सेपरेशन। Analytical chemistry deals with the separation, identification and quantification of the matter. So first term is the separation in this. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं separation of the analytical, separation with the help of analytical chemistry. तो separation यहाँ पे क्या चीज रहती है। separation जो टर्म है उससे हम समझते हैं कि सेपरेट करना है किसी भी चीज को, यानी मैटर जो है, जो अभी एनालाइट है, यानी जो भी टेस्ट सैंपल है हमारे पास, वो अननोन सैंपल है। कोई भी सैंपल हम उठा सकते हैं रैंडमली कहीं से। एनालिटिकल केमिस्ट्री यही बताती है कि कोई भी अननोन सैंपल जो हमने उठाया है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उसकी डिटेल्ड स्टडी हमें जो करनी है वो एनालिटिकल के थ्रू होगी। आपने मिट्टी का सैंपल उठा लिया सपोज, तो उस मिट्टी में कौन कौन से एलिमेंटल कंपोजिशन प्रेजेंट है, कौन कौन सी मेटल्स प्रेजेंट है, उसकी स्टडी के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से उसको जो है क्लासिफाई करेंगे, उसका मेटल डिटेक्शन करवाएंगे, उसमें भी आस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी लगेगी जो कि एनालिटिकल टेक्निक है। इसी प्रकार से अदर एनालिसिस होंगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है, और अगर आप सेपरेटली मेटल को डिटेक्ट करना चाह रहे हो तो आप मेटल को सेपरेट करोगे वहां से विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो फर्दर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज सेपरेशन एक्चुअली। तो सेपरेशन ऑफ द एनालाइट, सेपरेशन टर्म का मतलब होता है आइसोलेशन, दैट इज सेपरेशन आइसोलेट्स द एनालाइट, आइसोलेट कर देता है जितनी भी चीजें हमारे सैंपल के अंदर होंगी या हमारे एनालाइट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, उन सब को अलग अलग करने की जो टेक्निक है वो सेपरेशन कहलाती है। जितने भी मान के चलिए 50 कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे एनालाइट के अंदर, तो उन सबको सिंगल सिंगल हमें आइसोलेट कर देना क्या कहलाता है, सेपरेशन कहलाएगा। सेपरेशन दो प्रकार से हो सकती है एनालिटिकल के बेसिस पे, लाइक फर्स्ट वन इज द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन एंड सेकंड वन इज सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। पहला है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन यानी क्रोमेटोग्राफिक मेथड से, दूसरा है सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से। यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है आपके सामने, उसकी एक इमेज आपको दिखाई गई है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को अगर हम देखें तो ये बेसिक सी टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। दिस इज द सेपरेटिंग फनल। ये एक सेपरेटिंग फनल है जिसमें कि हमने अपने एनालाइट को डाल दिया है किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके। एक सॉल्वेंट में हमने अपने एनालाइट को डिजोल्व किया, कोई भी ऑर्गेनिक मिक्सचर हो सकता है जिसमें 50 या 100 कंपोनेंट्स हो, कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, 2 या 4 भी हो सकते हैं। उनको हमने किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके ऐसा कोई सॉल्वेंट लिया जिसमें वो सारे पूरा हमारा एनालाइट जो है सॉल्युबल है, डिजोल्व हो गया अच्छे से,
तो हमने उसमें डाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे जो कि इमिसिबल है विद दिस सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में हमने अपने एनालाइट को घोला है उस सॉल्वेंट के साथ इमिसिबिलिटी शो करने वाला कोई दूसरा सॉल्वेंट हम लेंगे, वो सॉल्वेंट हम इसमें डालेंगे लाइक दिस सॉल्वेंट। ये दूसरा सॉल्वेंट हमने डाला तो इस एनालाइट में जो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे या जो एटम्स रहे होंगे वो इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे दूसरे वाले सॉल्वेंट के साथ। यहाँ पे प्रिंसिपल लगेगा लाइक लाइक्स लाइक। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो इस सॉल्वेंट्स में लाइक करने वाले होंगे तो वो यहाँ से निकल के यहाँ चले जाएंगे। तो कुछ जो कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पे चले गए नीचे वाले सॉल्वेंट से ऊपर वाले सॉल्वेंट में। तो इसी तरीके से एक बार हम क्या करेंगे, इस वाले सॉल्वेंट को इल्यूट कर देंगे। इस वाली जो लेयर है, अब इसमें दो लेयर्स बन गई हैं। लेयर्स बनेंगी इमिसिबिलिटी के बेसिस पे। इमिसिबिलिटी हो सकती है ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द सॉल्वेंट्स और पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स। दो सॉल्वेंट्स कभी भी इमिसिबल अगर हैं तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन बाय द सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब दोनों ही सॉल्वेंट यूज किए हैं तो दोनों ही लिक्विड्स हैं, तो इसलिए हम इसको लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। सिंपल। इस तरीके से एक लेयर हमने अलग सेपरेट कर ली, दूसरी लेयर अब इसमें बची है, दूसरी लेयर को अलग से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। अब हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन क्या होता है। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स रहती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंतर्गत आती हैं। लाइक ट्रेडिशनल यानी कन्वेंशनल और ये जो पुरानी क्रोमेटोग्राफी है बहुत स्टार्टिंग से जो यूज हो रही है, दिस इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड अदर देन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो कि आज भी यूज होती है सबसे ज्यादा। देन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का पार्ट। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी इसी का पार्ट है और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी भी इन्हीं का पार्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का। इसी तरीके से हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये इसको हम जनरली हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। परफॉर्मेंस की जगह प्रेशर भी बोलते हैं, यानी हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा इसमें। ये गैस क्रोमेटोग्राफी है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी भी रहती है। इसी तरीके से जेल फिल्ट्रेशन या जेल परमिएशन या इसको हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसी तरीके से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। आयन एक्सचेंज में दो क्रोमेटोग्राफी आती हैं, कैटायन एक्सचेंज और एनायन का एक्सचेंज। इसी तरीके से एक है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द एफिनिटी ऑफ द सैंपल और एनालाइट कंपोनेंट्स। बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक हैं, इन सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को हम जो है डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे और ये सारी टेक्निक सेपरेशन के काम आती हैं। क्रोमेटोग्राफी इज द बेसिक टूल फॉर द सेपरेशन ऑफ एनालाइट। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी से, देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट वन इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत ही ओल्ड टेक्निक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है इसमें एक पेपर यूज होगा। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इस तरीके से इसको होल्ड करते हैं। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का चैम्बर है जिसमें रन किया जाता है इसको। इस चैम्बर में एक रॉड लगी रहती है यहाँ पे अंदर, जिसपे हम एक पेपर को होल्ड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लॉक और अ क्लिप। ये इसने होल्ड किया है पेपर को। पेपर यहाँ पे डिजोल्व रहता है बॉटम से सॉल्वेंट में और उस सॉल्वेंट पे हम क्या करते हैं, स्पॉट्स लगा देते हैं अपने एनालाइट के, अपने सैंपल के। फिर उस सॉल्वेंट वो जो सॉल्वेंट है वो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन धीरे धीरे हमारे स्पॉट्स को ऊपर लेके चले जाता है और जितने भी कंपोनेंट्स हैं इस तरीके से जैसा कि विजिबल है सेपरेट होते चले जाते हैं जो भी कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द पेपर एज सीन इन द बैकग्राउंड एंड दिस इज द सॉल्वेंट फ्रंट। ये सॉल्वेंट है जो ये ब्लूइश कलर में आपको दिख रहा है, ये सॉल्वेंट रन है और ये सॉल्वेंट हमारा नीचे भरा गया है चैम्बर में। ये एनालाइट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं डिफरेंट कलर में, ये हमारे अलग अलग कंपाउंड हैं, जबकि ये सारे नीचे एक ही स्पॉट में प्रेजेंट थे। अब वो ऊपर जाने पे सेपरेट होते चले जा रहे हैं, जैसे चार दिख रहे हैं तो चार रहे होंगे उस स्पॉट में जी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम समझते हैं। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी is an analytical method which is used to separate the colored chemicals or the substances। इसका जो बेसिक फंडा है वो ये है कि दिस इज यूज टू सेपरेट द कलर्ड केमिकल्स। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो स्पॉट्स हैं सारी कलर्ड हैं
अगर ये कलर्ड नहीं होंगे तो पेपर पे हम इनको देख नहीं पाएंगे। अगर इनमें कलर नहीं होगा, कलरफुल कंपोनेंट्स नहीं होंगे, तो पेपर पे हमारे लिए, क्योंकि व्हाइट पेपर होता है, उस पर देखना हमारे लिए इजी नहीं होगा ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। दूसरी बात, इट इज नाउ प्राइमरीली यूज्ड एज अ टीचिंग टूल, having been replaced in the laboratory by the other chromatography method like thin layer chromatography। जनरली ये टीचिंग टूल के रूप में यूज होती है, लेकिन इसको ओवरटेक कर दिया किसने, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ने। जनरली हम जो यूज करते हैं वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं इसकी जगह पे लेबोरेटरीज में। ये ऐसे समझाने के लिए काम आती है, या बेसिक जो है स्मॉल लैब स्केल पे, इससे अगर कोई भी कलर्ड कंपोनेंट है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो कलरलेस कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करती है, तो जनरली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसके ऊपर ज्यादा प्रीफर की जाती है इन लेबोरेटरी। तो द सेटअप हैज थ्री कंपोनेंट्स। ये जो सेटअप है इसमें थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो मोबाइल फेज है। मोबाइल फेज इज द सॉल्यूशन दैट ट्रेवल्स अप विद द स्टेशनरी फेज ओवर द स्टेशनरी फेज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। मोबाइल फेज सॉल्वेंट को बोलते हैं, जो यहाँ पे रखा गया है। ये सॉल्वेंट ट्रेवल करता है ऊपर की तरफ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, नीचे से ऊपर, यानी कि जो फिनोमिनन है सॉल्वेंट की विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो ये मूव करता है किस पे, ट्रेवल अप द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज बोला, हालांकि यहाँ पे स्टेशनरी फेज पेपर में आपको कोई दिखेगी नहीं। पेपर एक एडजॉर्प्शन का मीडियम है। इसमें जो पेपर होता है, इसमें वाटर के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से एडजॉर्ब रहते हैं। वाटर जो है इसमें वो स्टेशनरी फेज की तरह काम कर रहा है। जो ये टर्म यूज करी गई है इसको हम समझते हैं, जैसे कह रहे हैं कि द मोबाइल फेज इज जनरली अ मिक्सचर ऑफ द नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मोबाइल फेज जो लेंगे हम, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर बनाएंगे। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म टाइप के सॉल्वेंट्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, वो मोबाइल फेज के रूप में यूज होंगे। वाइल द स्टेशनरी फेज इज द पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। इसमें स्टेशनरी फेज की तरह कौन काम करता है, वाटर काम करता है। वाटर कहाँ रहता है, ये जो हमारा पेपर है बेसिक, इसके अंदर ट्रेप्ड रहता है वाटर। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल ट्रेप्ड रहते हैं, जिनके ऊपर से होके हमारा सॉल्वेंट गुजरता है। लाइक हियर पेपर इज यूज्ड टू सपोर्ट द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के समर्थन में कौन काम करता है, स्टेशनरी फेज के समर्थन में जो पेपर है, हियर पेपर इज यूज्ड टू सपोर्ट। ये जो पेपर है बैक साइड में, ये जस्ट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, स्टेशनरी फेज के लिए। और स्टेशनरी फेज क्या कंसीडर की जा रही है, वाटर। ठीक है, हालांकि वाटर का मॉलिक्यूल आपको उसमें दिखेंगे नहीं, बट वो ट्रेप्ड रहते हैं। पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इनसाइड द void स्पेस ऑफ द सेल्यूलोज नेटवर्क ऑफ द होस्ट पेपर। इसमें जो पेपर है उसका जो सेल्यूलोज का नेटवर्क रहता है, जैसे पेपर बना है, उसके अंदर जो वाइड स्पेस रहते हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं, जो कि स्टेशनरी फेज की तरह काम करते हैं। उनके ऊपर से हमारा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो अपने कंपोनेंट्स को लेकर गुजर जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, पूछना आप हमें फिर से कमेंट करके। तो इट मे also be categorized in the liquid partition paper chromatography। तो इसको लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोला जा सकता है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर भी एक लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट हम मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं वो भी हमारा लिक्विड है। तो लिक्विड के बीच में पार्टीशन की क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड में पार्टीशन किया गया। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी तो है ही। तो फर्दर इसमें क्या समझते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी की कंडीशन है, दिस इज वन मेथड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड एंड आइडेंटिफाइंग द सबस्टेंस। इससे प्योरिटी पता चल जाती है, जैसे सेपरेट होके आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो वहां से प्योरिटी पता लगती है, कौन कितने उसमें प्रेजेंट हैं कंपोनेंट्स। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज a useful technique because it is relatively quick। बहुत जल्दी रन कर जाता है सॉल्वेंट, तो बहुत जल्दी हम रिजल्ट देख सकते हैं उस पर। तो अच्छी टेक्निक है, रिलेटिवली क्विक है, एंड रिक्वायर्स ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। और बहुत छोटा सा स्पॉट हमें वहां पे लगाना होता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी, तो बहुत कम क्वांटिटी मटेरियल की हमें रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इजी एक्सेसिबल है, बहुत सस्ती भी है और जल्दी रिजल्ट देती है। अदर देन separation in the paper chromatography involve the principle of partition।
पार्टीशन हो जाता है, ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं उनके पार्टीशन हो जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, पार्टीशन के प्रिंसिपल में काम करती है। देन पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो है सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। सब्सटेंस जो रहता है हमारा, जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसा कि आपने पिछले फिगर में देखा। देन द स्टेशनरी फेज is the water trapped between the cellulose fiber of the paper। वही स्टेशनरी फेज क्या है, वाटर है, और वो ट्रेप्ड रहता है किसमें, सेलुलोज फाइबर के बीच में ऑन द पेपर। द मोबाइल फेज आर डेवलपिंग सॉल्यूशन। मोबाइल फेज यानी जो लिक्विड जो रन कर रहा है हमारे कंपोनेंट्स को लेके, जो नीचे हमने भरा था उसमें कंटेनर। मोबाइल फेज इज अ डेवलपिंग सॉल्यूशन दैट ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल्स विद इट। सैंपल्स को लेके जो स्टेशनरी फेज के ऊपर से ट्रेवल करके जाता है, दैट इज कॉल्ड मोबाइल फेज फॉर डेवलपिंग द पेपर chromatography। And the components of the sample will separate readily according to how strongly they adsorb on the stationary phase versus how readily they dissolve in the mobile phase। उतना अच्छा और उतना जल्दी सेपरेशन हो जाएगा जितना कि स्ट्रांगली दे एडजॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज। जैसे पेपर है, पेपर में जो स्टेशनरी फेज है वाटर, तो उसकी जो एडजॉर्प्शन पावर है हमारे कंपोनेंट्स की, वो क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगी कि कहीं वो एडजॉर्ब तो नहीं हो रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। एडजॉर्ब होंगे तो उनको सेपरेशन में टाइम लगेगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी कंपोनेंट्स की। और इसी तरीके से कहीं वो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर गए, मोबाइल फेज में कहीं डिजॉल्व तो नहीं हो गए। तो ये दो बातें, एडजॉर्प्शन विद द स्टेशनरी फेज एंड डिसोल्यूशन इन द मोबाइल फेज, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा उसका सेपरेशन, ठीक है। These are the two factors affecting the separation। फर्दर इसी में समझते हैं कितने तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है पेपर क्रोमेटोग्राफी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या डेवलप किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम इज डन बाय अलाउइंग द सॉल्वेंट टू ट्रेवल डाउन द पेपर। इसमें सॉल्वेंट क्या ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा, यानी ऊपर हमने पेपर को उल्टा लटका दिया है। बैक साइड में जो फिगर आपने देखा था उसमें पेपर सीधा लटका था, ऊपर से होल्ड किया था उसको, बट सॉल्वेंट हमने नीचे रखा हुआ था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ऊपर रखेंगे, पेपर उल्टा, तो नीचे की तरफ रन होगा विद द ग्रेविटी। मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे को रन हो रही है तो विद द ग्रेविटी कहलाती है, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी कहलाती है। और अगेंस्ट द ग्रेविटी जो चलती है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हियर द मोबाइल फेज इज प्लेस्ड इन अ सॉल्वेंट होल्डर एट द टॉप। टॉप पे रखते हैं हम यहाँ पे मोबाइल फेज को यानी सॉल्वेंट को। तो द स्पॉट इज कैप्ड एट द टॉप एंड द सॉल्वेंट फ्लोज डाउन द पेपर फ्रॉम अबव। ऊपर से सॉल्वेंट फ्लो करेगा और स्पॉट भी हमारा ऊपर ऊपर लगाया गया तो नीचे की तरफ होगा सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, जो आपने पीछे देखा था, हियर द सॉल्वेंट ट्रेवल्स अप द क्रोमेटोग्राफी पेपर। नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो यहाँ पे रहेगा। और बोथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सैंपल एंड सॉल्वेंट मूव्ड अपवर्ड। सॉल्वेंट और सैंपल हमारे दोनों ऊपर की तरफ रन करते हैं, और ये दोनों ही तरीके की जो टेक्निक्स हैं यूज की जा सकती हैं सेपरेशन के लिए। इसी तरीके से सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या, सर्कुलर फिल्टर पेपर इज टेकन, एक फिल्टर पेपर लिया जाता है सर्कुलर शेप में जिसको पेट्री डिस्क में रखा जाता है, ठीक है, और उसके सेंटर पे, एंड द सैंपल इज डिपॉजिटेड एट द सेंटर ऑफ द पेपर। सैंपल का जो स्पॉट लगाते हैं उस फिल्टर पेपर के एकदम सेंटर पे लगाते हैं, और उसको क्या करते हैं, आफ्टर ड्राइंग द स्पॉट उसको थोड़ा सा ड्राई करते हैं ताकि सॉल्वेंट ना रह जाए। द फिल्टर पेपर इज टाइड हॉरिजॉन्टली ऑन अ पेट्री डिस्क। पेट्री डिस्क में डाल दिया था। पेट्री डिस्क क्या होती है, एक सर्कुलर डिस्क होती है इस तरह की। पेट्री डिस्क आपकी ग्लास की एक डिस्क होगी, कांच की बनी हुई इस प्रकार से, और उसके अंदर हमने इस तरीके से अपना वो रख दिया हुआ है फिल्टर पेपर, जो सर्कुलर फिल्टर पेपर है, यहाँ पे हमने स्पॉट लगाया हुआ है, और इस पेट्री डिस्क को हमने क्या कर दिया, उससे भर दिया है सॉल्वेंट से।
patted is containing solvent so that the wick of the paper is dipped in the solvent। ठीक है, ये चीज क्या है, सॉल्वेंट में डिप रहेगी और जब ये स्पॉट सॉल्वेंट के साथ फैलने लगेगा तो हमारे स्पॉट इस तरीके से बनेंगे। इस तरीके से हमारे कंपोनेंट सेपरेट होंगे सर्कुलर वे में। पहला कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम उनको विजुलाइज कर सकते हैं। कलरफुल होंगे तो सारे दिख जाएंगे, पहला ये दूसरा ये, इस तरीके से सर्कुलर वे में ये सारे कंपोनेंट्स क्या है, फैलने शुरू हो जाएंगे। Then the solvent rises through the wick and the components are separated into concentric rings। इस प्रकार की रिंग्स बनाते हुए ये सेपरेट हो जाते हैं। फर्दर, टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें टू डायमेंशनल क्या है, जैसे हमने अभी वन डायमेंशन में रन करवाया था, नीचे से ऊपर की ओर जब सॉल्वेंट जा रहा था, उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आपका नीचे से ऊपर की तरफ क्रोमेटोग्राफी मतलब हमारे जो है डेवलपमेंट हुआ था। इन दिस टेक्निक a स्क्वायर और a रेक्टेंगुलर पेपर इज यूज्ड। उसमें आपने एक लेंथ में पेपर की स्ट्रिप इस तरीके से काटी होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, नॉर्मल के लिए, वन डायमेंशन के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए। सर्कुलर के लिए इस प्रकार का पेपर कट किया हमने सर्कुलर पे, और ये जो हमारी टू डायमेंशनल है इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का कोई भी पेपर कट करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म पे होगा। उसमें हम स्पॉटिंग करेंगे, यहाँ किसी भी कॉर्नर में, किसी एक कॉर्नर में हम स्पॉट लगाएंगे और फिर उसको रन करवाएंगे। एक बार हम जब इधर को रन करवाएंगे, सॉल्वेंट हमने भरा नीचे और ये इधर रन कर रहा है, सॉल्वेंट हमने भरा यहाँ पे हमने सॉल्वेंट भरा नीचे, ये सारा सॉल्वेंट है। तो जब ये स्पॉट्स हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे, एक स्पॉट यहाँ पे छूटेगा, एक यहाँ पे, ये कंपोनेंट इसके सेपरेट होंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी को टिल्ट कर देंगे, एक बार इसको रोटेट करके इसको 90 डिग्री रोटेट कर देंगे इस पेपर को। मतलब वन डायमेंशन में जब कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं, फिर हम इसको 90 डिग्री रोटेशन देके फिर से रन करवाएंगे, तो आपके कंपोनेंट्स यहाँ पे अब ये सब जो सेपरेट हो गए हैं, अगर इनमें भी खुद में कोई इम्प्योरिटी रहेगी तो अब आपका सॉल्वेंट इधर भरा हुआ है तो ये कंपोनेंट्स इधर को मूव करने लगेंगे। ठीक है, एक डेवलपमेंट आपका इधर हुआ था, एक डेवलपमेंट आपका इधर होगा। 90 डिग्री रोटेट करके हमने फर्दर इसको रन करवा दिया। दिस इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल डेवलपमेंट। एक बार एक्स एक्सिस पे, एक बार वाई एक्सिस पे डेवलपमेंट। तो टू डायमेंशनल डेवलपमेंट ही आपका कहलाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, इससे बढ़िया एग्जांपल कहीं भी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि here the sample is applied to one of the corner and the development is performed at the right angle to the direction of the first run। राइट एंगल पे होगा पहले वाले रन के, यानी 90 डिग्री के इसके जस्ट परपेंडिकुलर दूसरा रन करवाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी डेवलपमेंट। इसी तरीके से ये जो टेक्निक है ये हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी लागू होगा। ये आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी है, इसके फर्दर हम पढ़ते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो दिस इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म कहलाती है इसकी TLC, और शॉर्ट फॉर्म में PC बोलते हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ फास्ट, कन्वीनियंट, कोस्ट अफोर्डेबल मेथड व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन कंपाउंड्स क्वांटिटी, आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। किस बात के लिए काम आती है, कंपाउंड्स को क्वांटिफाई करने के लिए, कितनी क्वांटिटी है स्पॉट्स से हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्योरिटी पता करते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट है, कन्वीनियंट टेक्निक है, कोस्ट अफोर्डेबल है और इजी टू हैंडल है इन द लैबोरेटरी। तो TLC इज वाइडली यूज्ड टू मॉनिटर द रिएक्शन प्रोग्रेस। हमारी जो रिएक्शन चल रही होती है, कोई भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस चल रही होती है, कोई भी रिएक्शन लैबोरेटरी में चल रही होती है, उसको डिटरमाइन करने के लिए बीच बीच में कि 1 घंटे बाद हमारी रिएक्शन कहाँ पहुंची, ठीक है, या 2 घंटे बाद कहाँ पहुंची रिएक्शन, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुआ, उसका पता करने के लिए TLC यूज की जाती है लेबोरेटरी में। एंड टू ऐसे द कंपोनेंट्स सिमिलरिटी इन द फ्रैक्शंस कलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्केल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फ्रैक्शंस। जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं या कोई भी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इल्यूट होके आते हैं, और जब वो इल्यूट होके आते हैं, जैसे हमने कोई भी 10 कंपोनेंट कलेक्ट किए,
तो 10 कंपोनेंट्स में हो सकता है कि 4 कंपोनेंट्स एक जैसे हों। इस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं सॉल्वेंट्स। ये कोनिकल्स हैं, जैसे भी आपकी प्रॉपर शेप तो नहीं बन पाती है इस पे। तो इस प्रकार से हम कोनिकल्स में सॉल्वेंट कलेक्ट करते हैं। तो इनके सबके जब स्पॉट लगा के हम देखेंगे, हो सकता है इनमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स सिमिलर हों। सब में सिमिलर कंपोनेंट्स जो होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से मॉनिटर करने के लिए रिएक्शन की प्रोग्रेस को या कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, किसी भी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का डेवलपमेंट किस तरीके से है, बेसिकली होती क्या है, टीएलसी plates are manufactured by coating a thin layer of the suitable adsorbent material। एक थिन लेयर कोट की जाती है, थिन लेयर कोट की जाती है सुइटेबल एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मटेरियल क्या हो सकता है, सिलिका जेल हो सकती है। सिलिका जेल का फॉर्मूला SiO2, सिंपल SiO2, ये सिलिका जेल का आपका फॉर्मूला है। इसी तरीके से एल्यूमिना Al2O3, इसी तरीके से C18 रिवर्स फेज सिलिका जेल हो सकती है। इस प्रकार के कुछ और भी एडजॉर्बेंट मटेरियल हो सकते हैं जिनकी एक थिन लेयर कोट की जाती है। किस चीज पे थिन लेयर की कोटिंग किस चीज पे होती है, एल्यूमिनियम की शीट पे या ग्लास की शीट पे या प्लास्टिक की शीट पे। इस प्रकार की कोई भी शीट बनाई जाएगी, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कोई भी शीट बनाई जाएगी, उस पर कोटिंग की जाएगी इस मटेरियल की। सिलिका जेल पोलर है। C18 रिवर्स पे सिलिका जेल जो होती है, कार्बन का फंक्शनलाइजेशन कर दिया जाता है, कार्बन 18 ग्रुप का फंक्शनलाइजेशन कर दिया जाता है इस सिलिका जेल पे। तो इस पे सिलिका जेल पे फंक्शनलाइजेशन करने के बाद, चूंकि अभी ये जो पोलर थी, अब ये हो जाती है नॉन पोलर। ये जो रिवर्स की सिलिका जेल है नॉन पोलर हो जाती है और ये कैसी होती है, पोलर। तो इससे जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बनेगी वो कहलाएगी नॉर्मल फेज कॉलम नॉर्मल फेज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और इससे जो बनेगी वो कहलाएगी रिवर्स फेज टीएलसी, यानी रिवर्स फेज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये 3 प्रकार की शीट्स पे बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम पे, ग्लास पे और प्लास्टिक शीट्स पे। Like silica gel, जो कि पोलर एडजॉर्बेंट मटेरियल है, is used to separate extremely low to medium polarity compounds। क्योंकि ये खुद पोलर है, तो जो पोलर है उसमें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट का रन देते हैं। पोलर एडजॉर्बेंट के लिए हम क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट चलाते हैं। और ये जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, लाइक वाले प्रिंसिपल पे काम करती हैं, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक। जिसको जो पसंद है वो उसको सेपरेट करेगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जब हम चलाएंगे, यानी नॉन पोलर मोबाइल फेज चलाएंगे, तो वो किसको सेपरेट करेगा, कम पोलैरिटी वाला को। कम पोलैरिटी यानी नॉन पोलर कंपाउंड्स को सेपरेट करेगा। लो पोलैरिटी से मीडियम पोलैरिटी के कंपाउंड्स यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। और जो कंपाउंड्स बहुत हाई पोलैरिटी के होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, C18 रिवर्स फेज की सिलिका जेल वाली जो क्रोमेटोग्राफ, वो जो TLC होती है वो यूज करते हैं। While the compounds with the high polarity are separated mainly by using C18 reverse phase silica gel। इसके डिटेल जानकारी के लिए ये जो जितना भी डाटा लिया गया, ये रिसर्च पेपर से लिया गया। ये रिसर्च पेपर है, आपका रेफरेंस है इश्कोरुप्पा एंड जिराक 2011 का पेपर है। ये डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन मेथड्स यूज्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये जर्नल है JPC जर्नल, जर्नल ऑफ द प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आप ये रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हो अगर आप डिटेल्स जानना चाहें। दिस इज द ओरिजिनल रिसर्च पेपर जहां से आपको ये डाटा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आगे टू असेस द रिएक्शन मिक्सचर और द मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, परीक्षण करने के लिए रिएक्शन के मिक्सचर का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट जो है विद द हेल्प ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब, जो कि बहुत पतले से डायमीटर की होती है कैपिलरी ट्यूब, उससे हमें कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट लगाते हैं। कहाँ पे स्पॉट लगाते हैं TLC के, concentrated spot of the mixture is placed on the TLC लगभग 0.5 सेंटीमीटर above the bottom of the TLC, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। 0.5 सेंटीमीटर ऊपर और 0.5 सेंटीमीटर छूटने तक यहाँ पर रन किया जाता है, which is then developed in a suitable solvent system। After the development of TLC, various visualization techniques may be used to identify the different spots by which one can calculate the retention factor RF value of the different components। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपका TLC डेवलप किया जाता है।
दिस इज द टीएलसी डेवलपमेंट चैम्बर, ठीक है, एंड दिस इज योर टीएलसी। यहाँ पे हमने लगा स्पॉट, एक स्पॉट, दूसरा, तीसरा, एक लाइन ड्रॉ करी हमने 0.5 सेंटीमीटर पे, टीएलसी की जो स्ट्रिप काटी है उस पे 0.5 सेंटीमीटर हवा पे हमने लाइन ड्रॉ करी, उस पे स्पॉट लगाए, और उस लाइन से बहुत नीचे स्पॉट को टच ना करे उससे नीचे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट भरते हैं। सॉल्वेंट भरा और इस चैम्बर को बंद करके रख दिया, थोड़ी देर के लिए इसमें सॉल्वेंट को बंद करके रखते हैं ताकि उसका वेपराइजेशन होता रहे, एक होमोजीनियस इसमें एनवायरनमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए चैम्बर के अंदर। फिर हम इस टीएलसी को प्लेस करते हैं, फिर ये टीएलसी जो है ऊपर की तरफ फ्लो करते हुए इस तरीके से कंपोनेंट्स को सेपरेट करेगी, ठीक है। और इसके जो रन है मोबाइल फेज का, जो सॉल्वेंट हमारा ऊपर जाता है, इसको भी हम ऊपर से 0.5 सेंटीमीटर यहीं तक रखते हैं, सॉल्वेंट यहां से ऊपर न जाए हमारा। तो इस तरीके से हम इसको रन कराते हैं। यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऊपर से चला जाएगा तो फिर हम इसका रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिटेंशन फैक्टर जो है इसकी डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट फ्रॉम, जहां से हमने लगाया था वो वहां से कितनी दूरी तय कर रहा है कोई भी एक स्पॉट। जैसे यहाँ पे लगाया था और ये पहला स्पॉट यहाँ तक पहुंच गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट ए फ्रॉम द बेस पॉइंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। तो जहां तक सॉल्वेंट गया है वो वैल्यू हमें, वो डिस्टेंस हमें यहाँ से ओरिजिन से कैलकुलेट करनी होती है। अगर ये ऊपर रन कर जाएगा तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे सही सही कि हमारा सॉल्वेंट एक्चुअली कहाँ तक पहुंचा, तो फिर हम रिटेंशन फैक्टर सही सही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है रिटेंशन फैक्टर के लिए। रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल या कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, इस तरीके से आप रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करोगे। रिटेंशन फैक्टर ठीक ठीक कैलकुलेट हो जाता है तो हम कई बार लिटरेचर से सर्च करके इस कंपोनेंट को बता सकते हैं कि ये कंपोनेंट हमारा टेंटेटिव आइडेंटिफिकेशन यहाँ से हो जाएगी कि हमारा कंपाउंड ये हो सकता है। इस तरीके से नॉर्मल फेज की जो टीएलसी रहती है उसमें जो सबसे कम पोलर मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हम नॉन पोलर की मोबाइल फेज चला रहे हैं लाइक हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म टाइप, नॉन पोलर मोबाइल फेज जब हम चलाएंगे तो वो नॉन पोलर यानी जो सबसे कम पोलर होगा उस मॉलिक्यूल को अपने साथ में सबसे स्पीड से ले जाएगी, सबसे पहले सेपरेट करके लेके जाएगी, क्योंकि लाइक लाइक्स लाइक, वो भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो ये सबसे पहले यहाँ से जगह छोड़ के ऊपर जाएगा। फिर इससे ज्यादा जो पोलर होगा वो थोड़ा कम दूरी पे जाएगा, उससे भी ज्यादा जो पोलर होगा वो और नीचे रह जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट रहती है रिवर्स फेज की टीएलसी। ये क्या करेगी, सबसे पहले मोस्ट पोलर को लेके जाएगी, देन उससे कम पोलर को, देन सबसे कम पोलर को, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्वेंट कैसे लेंगे, हाईली पोलर सॉल्वेंट्स लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से टीएलसी का डेवलपमेंट रहता है। जब एक बार टीएलसी डेवलप हो जाएगी फिर चूंकि हम, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने बताया, पेपर क्रोमेटोग्राफी जनरली काय के लिए यूज होती है, वो यूज होती है हमारी विजुअलाइज्ड कंपोनेंट्स के लिए, जो कंपोनेंट हमें दिख रहे हैं, कलरफुल कंपोनेंट्स जो हैं। लेकिन टीएलसी हम यूज करते हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमें दिख ही नहीं रहे, उनके लिए हम टीएलसी यूज करते हैं। तो उनको देखने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, सो देयर आर 3 मेथड्स फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ टीएलसी। फर्स्ट वन डिस्ट्रक्टिव विजुअलाइजेशन, सेमी डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव विजुअलाइजेशन, 3 प्रकार का विजुअलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव माने जो हमारा स्पॉट है यानी जो हमारा कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज ना आए, हमारा वो जो स्पॉट है या वो जो भी कंपोनेंट्स है उससे कोई भी चीज रिएक्शन ना करे और हमें वो विजुअलाइज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूवी लाइट यूज करते हैं। इसके लिए हम यूवी लाइट यूज करते हैं देखने के लिए। यूवी लाइट में ये हमें सारे स्पॉट्स विजिबल हो जाते हैं। कच्ची पेंसिल से हम उनको क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। मार्क करके वो बात के लिए हमें एक रिकॉर्ड बन जाता है कि ये इस जगह पे कोई भी कंपोनेंट्स हमारा मूव करके पहुंच जाता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक के लिए हम एक लाइट यूज करेंगे, यूवी लैंप में हम इसको देखेंगे तो हमारे जो स्पॉट है उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, वो ऐसे बने रहेंगे। फिर है सेमी डिस्ट्रक्टिव। सेमी डिस्ट्रक्टिव में कुछ डिस्टर्ब होगा, मतलब डिस्टर्ब हो भी जाएंगे वो और नहीं भी होंगे, यानी रिएक्शन नहीं होगी और विजुअलाइजेशन हो जाएगा।
तो इसके लिए हम आयोडीन जैसा कोई स्टेन यूज करते हैं। स्टेनिंग माने हम उसके टेस्ट लगाते हैं कोई, तो सिंपल आयोडीन का टेस्ट हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के विजुलाइज करने के लिए आयोडीन का टेस्ट लगाया जाता है। आयोडीन के क्रिस्टल्स में जब आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को रखोगे या उसके कांटेक्ट में, या आयोडीन जो है आप नॉर्मली किसी भी चैम्बर में जब इसको रखोगे, इसके वेपर्स उठने शुरू होते हैं, और जब इसके वेपर्स के कांटेक्ट में जब हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आती है तो वो विजुलाइज हो जाती है। जितने भी स्पॉट्स उसमें बने होंगे वो सारे विजुलाइज हो जाएंगे। और जब आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को जब स्पॉट विजुलाइज हो जाए तो पेंसिल से मार्क कर दो सबको। मार्क करने के बाद में क्या करते हैं, उसको हल्का सा जेंटली हीट करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो जो आयोडीन के वेपर्स थे वो इनविजिबल हो जाएंगे, फिर से गायब हो जाएंगे। तो ये हमारी जो टीएलसी पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। इसलिए इस टेक्निक को बोलते हैं सेमी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें विजुलाइजेशन भी हो गया और हमारे स्पॉट के साथ कोई रिएक्शन भी नहीं हुए। फिर आता है डिस्ट्रक्टिव विजुलाइजेशन। डिस्ट्रक्टिव में क्या, परमानेंट रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। कोई भी हम ऐसा केमिकल यूज करेंगे या एसिड यूज करेंगे या कोई भी स्टेन यूज करेंगे या कोई भी रिएजेंट हम ऐसा यूज करेंगे जो हमारे स्पॉट से रिएक्शन कर जाएगा और वो रिएक्शन परमानेंट होगी। उसके बाद विजुअलाइजेशन होगा और वो विजुअलाइजेशन जो होता है परमानेंट रहता है। लाइक उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के हम स्टेन्स बनाते हैं। स्टेन्स बनाने की ये रेसिपीज हैं, मेथड्स हैं जो विजुअलाइज करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो भी हमारे उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ये आपकी टेक्निक्स, पहला सीरियम सल्फेट है, फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया जाता है, स्टेन बनाया जाता है। पैराएनएसएल्डिहाइड बनाया जाता है टाइप 1 टाइप 2 का। जैसे ये पैराएनएसएल्डिहाइड स्टेन है, इस तरीके से बनाया जाता है। 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करोगे 1.5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, और इसमें 3.7 ml पैराएनएसएल्डिहाइड ऐड करो। इन सारी चीजों का एक सोल्यूशन बना के 135 ml प्योर इथेनॉल में जब आप डालोगे तो हमें एक स्टेन बन के तैयार होगी जो कहलाएगी पैराएनएसएल्डिहाइड टाइप 1 स्टेन। ये किस किस चीज को विजुअलाइज करेगी आपके टीएलसी पे, ये विजुअलाइज करेगी एल्कीन्स को, एल्काइंस को, एरोमेटिक कंपाउंड्स को, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स को जो कंटेन करते होंगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार की चीजों के लिए इस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए ये रिसर्च आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हो, मियर एंड मियर। ठीक है, 2008 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ये जो है स्पेशल आर्टिकल है इसके विजुअलाइजेशन के केस में। ये जर्नल है करंट प्रोटोकॉल्स इन दी न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री। इस जर्नल में ये पब्लिश्ड है रिसर्च आर्टिकल। इस पेपर को आप देख सकते हो, डिटेल जानकारी अगर लेनी है, बाकी इससे आपका काम हो जाएगा। ये कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जिनसे हम टीएलसी डेवलप करते हैं। टीएलसी रन कराने के लिए इस प्रकार के कुछ सॉल्वेंट्स रहते हैं। नॉन पोलर से पोलर की ओर, ये नीचे की तरफ क्या है, पोलैरिटी बढ़ रही है आपके सॉल्वेंट की। एन पेंटेन सबसे कम पोलर, ठीक है, नॉन पोलर होता है। ये भी नॉन पोलर है, मतलब एन हेक्सेन जो है वो एन पेंटेन से थोड़ा सा ज्यादा पोलर है। फिर एन हेप्टेन थोड़ा सा और पोलर है, क्लोरोफॉर्म और पोलर है। इस तरीके से आपका जो है ये पोलैरिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है नीचे की तरफ। ये सॉल्वेंट्स हैं। नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ या नॉन पोलर का पोलर के साथ हम सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम जनरेट करते हैं, जिससे हम टीएलसी को डेवलप करते हैं। ये सारी चीजें, जितने भी सॉल्वेंट्स आपको दिख रहे हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं भी बनते हैं क्योंकि वो इमिसिबल होते हैं एक दूसरे में। जो जो मिसिबल हैं उन्हीं के सॉल्वेंट सिस्टम बनाए जा सकते हैं। जो दो सॉल्वेंट इमिसिबल हैं उनका सॉल्वेंट सिस्टम टीएलसी के लिए नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार के सॉल्वेंट सिस्टम आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए बनाने रहते हैं। तो फर्दर हम पढ़ेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए जो भी एडजॉर्बेंट मटेरियल्स हैं, जो भी स्टेशनरी फेजेस हैं, जो भी मोबाइल फेजेस हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें एक बार फिर से डिटेल पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे एक डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस बिटवीन द टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज दैट द स्टेशनरी फेज इन द टीएलसी इज अ लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। एक लेयर रहती है एडजॉर्बेंट की जिसमें हम ये मटेरियल यूज कर सकते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना, एल्यूमिना को एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। और स्टेशनरी फेज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज absorbent paper, less absorbent paper.
ये इसमें सिंपल पेपर ही रहता है, इसमें कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो वेरिएंट है, टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी और chromatography variant या two dimensional chromatography involves using two solvents and rotating the paper 90 degrees in between. This is useful for separating the complex mixtures of the compounds having similar polarity like amino acid. ये जो टू डायमेंशनल डेवलपमेंट हमने किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए, दोनों में हो जाता है ये। तो ये तब यूज करते हैं जब एक बार में सेपरेशन हमें ना मिल पाई हो फॉर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, ठीक है, इनकी पोलैरिटी लगभग बराबर होती है, यानी साथ साथ ही जब दो कंपोनेंट सेपरेट हुए होंगे एक में से, तो फिर वो जब इधर की तरफ रन करेंगे, जब पहले इस तरीके से रन करके इसमें दो कंपोनेंट आ गए थे मान लो एक ही में, जब ये इधर मूव करेंगे तो हो सकता है इनमें फर्दर सेपरेशन आ जाए। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फर्दर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, स्टेशनरी मोबाइल फेजेस को अच्छे से फिर से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जुड़े रहें और रिकमेंड करते रहें अपने जितने भी लोग हैं, CSIR नेट, BSc MSc जो भी जहाँ भी पढ़ना चाहता है एनालिटिकल वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के लिए आप कनेक्टेड रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।